ओके सो वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। आज हम लोग क्लास 8 का रिवीजन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कल अपॉइंटमेंट वाली वीडियो डाली थी। क्या आपने उसको देखा? मतलब बहुत अच्छी वीडियो है वो। जैसे कि 2025 में जनवरी से लेकर मई तक जितने भी अपॉइंटमेंट हुए उसके बारे में मैंने वीडियो बताया था। अगर आप वो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो का लिंक, ये जो अपॉइंटमेंट वाला वीडियो है, इसका लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की रचना मैतेई भाषा में की गई है? ठीक है, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की रचना मैतेई भाषा में की गई है? तो वो है मणिपुरी। मणिपुरी को राधा कृष्ण की डांस भी कहा जाता है। ये वैष्णवाइट फॉर्म में जो समुदाय, जो वैष्णव फॉर्म, जो समुदाय उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की कहानियां इसमें कही जाती है। इसमें 3 स्टाइल होते हैं, एक लाई हरोबा, दूसरा संकीर्तन, तीसरा रासलीला, ठीक है। डांस करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको पुंग चोलोम कहते हैं, ठीक है। और स्कर्ट पहनकर किया जाता है जिसको चोटाई पोशाक कहा जाता है। और 64 ताल होते हैं इसमें। मणिपुरी डांस के 2 भाग हैं, एक जो जागोई है और दूसरा चोलोम है, ठीक है। मैं फिर बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आपको एक नंबर पर मैसेज करना होगा, जो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से मुझे मैसेज करिए, मैं आपको पीडीएफ उसी टाइम भेज दूंगा, ठीक है। जो मणिपुरी में वाद्य यंत्र जो यूज होता है उसको वाद्य यंत्र को पेना बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कहाँ है? तो 1954 में खुला था इम्फाल में, ठीक है। गोविंद जी नृत्यालय ये भी मणिपुर में है, ओपेंड बाई गुरु विपिन सिंह, ये मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। झावेरी सिस्टर्स, दर्शना, नयना, रंजना, स्वर्णा, ये जितने भी झावेरी सिस्टर्स हैं ये सारे के सारे किससे संबंधित है? तो मणिपुरी से संबंधित है। और इनके गुरु कौन है? तो गुरु विपिन सिंह जी इनके गुरु हैं। ये दर्शना झावेरी, नयना झावेरी, रंजना झावेरी और स्वर्णा झावेरी। चारू माथुर भी मणिपुर से संबंधित है। बीनो देवी, एलम इंदिरा देवी और अखम लक्ष्मी देवी, ये जितने भी देवी वाले रूट वर्ड हैं ये सारे के सारे मणिपुरी से संबंधित है। निर्मला मेहता और सविता मेहता, मेहता वर्ड भी मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1779 में निंगथो चिंगथाम खोम्बा ने की थी, ठीक है। निंगथो चिंगथाम खोम्बा ने मणिपुरी की शुरुआत की थी। दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व बैंक की स्थापना हुई कब? तो 1944 में हुई थी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध कब कब से कब तक चला था? तो 1939 से 45 तक चला था, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में। सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, यूएसए में, ठीक है। और विश्व बैंक के 5 भाग हैं। सबसे पुराना नाम देखिए, विश्व बैंक के 5 भाग है। एक है आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, तीसरा आईएफसी, चौथा है एमआईजीए और पांचवा है आईसीएसआईडी, ठीक है। इन चारों में भारत मेंबर है, लेकिन जो आईसीएसआईडी है इसमें भारत मेंबर नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भारत मेंबर है। अब जो वर्ल्ड बैंक है उसका पुराना नाम पूछ लेता है एग्जाम में। तो वर्ल्ड बैंक का पूरा नाम आईबीआरडी था, ठीक है, आईबीआरडी, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो अजय बंगा जी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो 1945 में खुला था और इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना करेंसी देखिए, स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। करेंसी इसकी कौन कौन चलती है यहाँ पे? देखिए, एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसमें करेंसी चलती है, मतलब विशेष आहरण अधिकार चलता है। इसे गोल्डन पेपर भी कहते हैं। टोटल करेंसी कितनी इसमें? तो देखिए, यूएस डॉलर है, पाउंड है, येन है, रेनमिनबी है, यूरोपियन यूनियन का जो भी जितने करेंसी है वो इसमें शामिल है, ठीक है। और अभी वर्तमान में आईएमएफ के चीफ कौन है? तो क्रिस्टीना है, ठीक है, क्रिस्टिलिन। क्वेश्चन संख्या 3 है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पासबाज कौन है? ठीक है, भारतीय निशानेबाज है महाराजा करणी सिंह। कब शुरू हुआ था अर्जुन पुरस्कार? तो 1961 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1961 में 20 खिलाड़ी को दिया गया था। शुरू जब शुरू हुआ था तो 20 खिलाड़ी को दिया गया था। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये जो सीरीज चल रही है आपको अच्छा लग रहा है, तो जितना हो सके उतना इस सीरीज को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने अपने जो भी कलीग हैं, अपने जो भी दोस्त, आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स, उनके साथ आप शेयर करें और उनको भी बोलें कि यहाँ पर रिवीजन अच्छे से किया जा रहा है। सर जो एक एक बात बोलते हैं उस बात को मैं इस पीडीएफ में लिखता हूँ और वही चीज आपको मैं पढ़ाता हूँ, मतलब रिवीजन कराता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो 20 खिलाड़ी को दिया गया था उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन है? तो क्रिकेट में पहला दिया गया था सलीम दुर्रानी को, ठीक है। हॉकी में पहला किसको दिया गया था? तो प्रतिपाल सिंह को दिया गया था। पहली महिला कौन थी जिनको ये दिया गया, अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो एली लंबसेडन को हॉकी में दिया गया था, पहली महिला थी यह। फुटबॉल में पहला पीके बनर्जी को दिया गया था और कुश्ती में पहला उदय चंद को दिया गया था, ठीक है। और बैडमिंटन में पहला दिया गया था नंदू पाटेकर को।
1956 ओलंपिक में भारतीय टीम फुटबॉल में चौथे नंबर पर थी, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है ये। खजुराहो कौन बनाया था? चंदेलो ने बनवाया था, ठीक है। महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर ये 2 ज्योतिर्लिंग है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो ये भी मध्य प्रदेश में ही है। केरल, पद्मनाभ स्वामी और सबरीमाला, जो भी पद्म ये केरल जो पद्मनाभ स्वामी के मंदिर है और सबरीमाला मंदिर कहाँ है? केरल में है, ठीक है। और पद्मनाभ स्वामी में लेटे हुए विष्णु भगवान का मूर्ति है और सबरीमाला में भगवान अयप्पन की पूजा होती है, ठीक है। राजस्थान में भारत के एकमात्र ब्रह्म मंदिर है, ठीक है, जो कि पुष्कर में, और करणी माता का मंदिर है। कर्नाटक में विरूपाक्ष का मंदिर है। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में विरूपाक्ष का मंदिर किसने बनवाया था? ओडिशा में कौन कौन मंदिर है? तो लिंगराज है और सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर 10 के नोट पर लिखा गया, ठीक है। मैंने एक अभी कम्युनिटी पोस्ट डाला है, उसमें आप देखेंगे कि सब कितने मंदिर कौन कौन से नोट पर कौन कौन सा छाप बना है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो वहाँ पे, मैंने अभी अभी डाला है वहाँ पे, ठीक है। कोणार्क मंदिर भी इसको बोलते हैं और ब्लैक पैगोडा भी कोणार्क मंदिर को ही बोलते हैं, याद रखिए। कहाँ है? ओडिशा में है। तमिलनाडु के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, शोर मंदिर है, तट मंदिर है, ये सब तमिलनाडु के हैं। आंध्र प्रदेश से कौन कौन है? तो अटोबिलम मंदिर, लेपाक्षी मंदिर है, ठीक है। तेलंगाना में रामप्पा मंदिर, गुजरात में श्यामलाजी मंदिर और द्वारिकाधीश है, ठीक है। वेस्ट बंगाल में विष्णुपुर मंदिर और बिहार में सुमेरा का सूर्य मंदिर है, ठीक है। ये मिथिलांचल एरिया में आ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड वर्ल्ड बुक एंड और कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की याद में इसको मनाया जाता है, ठीक है। इनके पुण्यतिथि पर इसको मनाया जाता है, ठीक है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 29 अप्रैल 1995 को पहली बार मनाया गया था। और कॉपीराइट एक्ट कब आया था? तो 1957 में भारत में कॉपीराइट एक्ट आया था। तो अब देखिए विलियम शेक्सपियर की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि रोमियो जूलियट है, जूलियस सीजर है, हेमलेट है, मैकबेथ है, किंग लियर है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर की सब रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल टॉयलेट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। इंटरनेशनल अर्थ डे 22 अप्रैल को। नेशनल टेक्नोलॉजी डे तो 11 मई को इस मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको हम कुछ ना कुछ उस दिन सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि 5 अप्रैल को समुद्री दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 6 अप्रैल को इंटरनेशनल खेल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस, डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, ठीक है। 17 अप्रैल को वर्ल्ड होमोफीलिया डे, 21 अप्रैल को सिविल सर्विसेज डे, ठीक है। 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय डांस दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को ये मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है, ये एक महिला ट्रॉफी है, 1991 में शुरू हुआ। ये हॉकी से संबंधित है, इसको हॉकी में दिया जाता है, ठीक है। और महिलाएं जो हॉकी खेलती है उन्हीं को महिला को दिया जाता है, पुरुष को नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए इसमें लेडी रतन टाटा ट्रॉफी लिखा गया है। हॉकी का सबसे पुराना ट्रॉफी किसको कौन है? तो बैटन कप है, 1895 में शुरुआत हुआ था, ठीक है। रंगास्वामी कप और सुल्तान अजलन शाह कप भी हॉकी से संबंधित है। फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी डूरंड कप है, 1888 में शुरू हुआ था। और कहाँ से शुरू हुआ था? ये तो शिमला में सबसे पहले खेला गया था, वहीं से शुरू हुआ था डूरंड कप। और फुटबॉल की कुछ और ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी जो कि 1941 में शुरू हुआ, और सुब्रतो कप और रोवर्स कप, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछे जाने से, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सुब्रतो कप से संबंधित है। अब बात करते हैं हॉकी की। यहाँ पर हॉकी होगा, छूट गए ये, जब स्कैन किया जा रहा था तो वो स्कैन अच्छे से नहीं हुआ है, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन कितना होता है हॉकी में? तो 60 मिनट का टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब 15-15 मिनट का 4 सेक्टर बटे होता है इसमें। 15 और 15 के बीच में जो भी ब्रेक होता है वो 2 मिनट का होता है, और आधे घंटे के बीच में जो ब्रेक होता है वो 15 मिनट का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फील्ड की माप कितनी होती है? तो 31 मीटर इंटू 50.5 लेंथ और ब्रेथ इसकी माप होती है। गोल पोस्ट की लंबाई 3.66 मीटर और ऊंचाई 2.14 मीटर होती है। हॉकी स्टिक की लंबाई कितनी होती है? तो 43 इंच होती है। पहले 37 इंच होती थी, 37 इंच, लेकिन अब 43 इंच कर दी गई है, ठीक है। बॉल का वजन कितना होता है? तो जितना वजन क्रिकेट बॉल का होता है उतना ही वजन हॉकी के बॉल का भी होता है, 155 से लेकर 163 औंस, ठीक है। हॉकी इंडिया कब बना था? तो ये बना 2009 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? द्वारिका नई दिल्ली में है, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है कि द रेस ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह है। कौन? मिल्खा सिंह है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह। 281 एंड बियॉन्ड ये किसने लिखा है? तो वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा है। इनसे एक बार 281 रन लगा था, इसलिए इन्होंने 281 रन एंड बियॉन्ड इन्होंने किताब लिखा। टाइमलेस स्टील किसने लिखा है? तो ये राहुल द्रविड़ ने लिखा है। आई हैव द स्ट्रीट्स आर अश्विन ने लिखा है, ठीक है।
एक्सेंचुरी इज द नॉट इनफ, ये लिखा है कौन? सौरभ गांगुली ने, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर का ये ऑटोबायोग्राफी है। द इनसाइडर, आकाश चोपड़ा ने लिखा है इसको। वाइड एंगल, अनिल कुंबले ने इसको लिखा है, ठीक है। इम्परफेक्ट किसने लिखा है? तो संजय मागरेकर ने लिखा है। और मून वॉक माइकल जैक्सन का है, मून वॉक, ठीक है। फास्टर देन लाइटनिंग, उसाइन बोल्ट का ये ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा, फास्टर देन लाइटनिंग। और मून वॉक, ये इंपॉर्टेंट है, मून वॉक माइकल जैक्सन के। क्वेश्चन संख्या 8 है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचित की पात्रता क्या है? तो ये आर्टिकल 57 में लिखा गया है, ठीक है। राष्ट्रपति के पूर्व निर्वाचित के लिए, मतलब वो पुनः से निर्वाचित किए जा सकते हैं, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसके लिए सर ने एक ट्रिक बताया था, पकानी कोका दुयोदशम, ठीक है। जैसे कि प से पद, राष्ट्रपति का एक पद होगा, आर्टिकल 52 में लिखा है इसको, ठीक है। का से कार्यपालिका, राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, आर्टिकल 53 में लिखा गया इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचन, पकानी, नी मतलब निर्वाचन, निर्वाचन को आर्टिकल 54 में लिखा है, कैसे इसको चुनाव होगा, ठीक है। को मतलब कोटा, ठीक है। का मतलब 56, ये आर्टिकल 56 में लिखा है, इसका कार्यकाल कितना होगा, मतलब कि इनकी एज कितनी होगी और उनका कार्यकाल कितना होगा, ठीक है। पकाने को का मतलब हो गया। और दू यो दशम में आते हैं, तो दू मतलब होता है दोबारा नियुक्ति, तो आर्टिकल 57 में दोबारा नियुक्ति को लिखा गया है। यो मतलब होता है योग्यता, कितनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। और 59 में लिखा है द मतलब दशाएं, ठीक है। स मतलब आर्टिकल शपथ, मतलब आर्टिकल 60 में शपथ को लिखा गया है, ठीक है। और एम मतलब इम्पीचमेंट, महाभियोग को लिखा गया है, ठीक है। और महाभियोग का जो प्रणाली है, महाभियोग का जो सिस्टम है, वो कहाँ से लिया गया है? तो वो यूएसए से लिया गया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ये याद रखिएगा। और पहले ये किसी भी हाउस में इसको पेश किया जा सकता है, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर हो, ठीक है। अगर पहले हाउस में पेश किया जाता है तो उसमें 1/4 मेंबर वहां पर मौजूद हो, उनके सिग्नेचर चाहिए। और 2/3 मेजोरिटी से इसे पास करना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा, ठीक है। पहले हाउस, किसी भी हाउस में जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, निम्न सदन या उच्च सदन, किसी में जा सकता है, ठीक है। और पहले हाउस में अगर जाएगा तो वहां से 1/4 मेंबर से इसमें साइन कराना होगा, और 2/3 मेंबर से इसमें मेजोरिटी से इसको पास करना होगा। इसके बाद दूसरे हाउस में जाएगा और वहां भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसके बाद जो दूसरे हाउस में जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति अपना पक्ष इसमें रख सकते हैं। तो राष्ट्रपति हमसे पूछ सकता है कि महाभियोग के दौरान राष्ट्रपति अपना पक्ष कौन से सेशन में रखते हैं? तो ये रखते हैं दूसरे सेशन में, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति जो पार्डन, जो उनके पास पावर है, वो किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 72 में लिखा है, ठीक है। राष्ट्रपति का अध्यादेश आर्टिकल 123 में लिखा है। और सुप्रीम कोर्ट से विचार विमर्श कर सकता है राष्ट्रपति, ये 143 आर्टिकल में लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 9 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग होते हैं, मतलब राष्ट्रपति को कौन कौन चुनते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो, राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो, और सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी एक यूटी है, इसके निर्वाचित सदस्य को राष्ट्रपति, मतलब ये राष्ट्रपति लोग को चुनते हैं, ठीक है। ये लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का चुनाव का जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड से कौन कौन लिया गया? तो END करके याद रख सकते हैं आप। ई मतलब राष्ट्रपति का इलेक्शन, एन मतलब जो राज्यसभा में राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है 12 लोगों को, वो लिया गया है, ठीक है, नॉमिनेशन। और डी मतलब DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जो प्रणाली है वो गुप्त मतदान होता है, मतलब हिडन इसमें वोट दिया जाता है। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व इसमें एक प्रणाली यूज होती है, उसको उससे हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और एकल संक्रमणीय मत इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में रखते हैं, मैंने यहाँ पे बताया था, राष्ट्रपति अपना पक्ष दूसरे सदन में रखते हैं, ठीक है। प्रस्तावक या अनुमोदन कितने होते हैं? 50 होते हैं। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जो उनका बैलेट का रंग हरा होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, और MLA जो होते हैं उनका बैलेट का रंग गुलाबी होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में नोटा नहीं होता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? तो 5 लाख इनकी सैलरी हो जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर की, राष्ट्रपति पद का क्रम सही करना है, मतलब कौन सा राष्ट्रपति पहले बने? तो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे सबसे पहले 1950 से 1962 तक, ठीक है। राधा कृष्णन 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन बने उसके बाद तीसरे नंबर पर 1967 से 1969 तक। और VV गिरी बने थे कब? 1969 से 1974 तक, ठीक है। सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है अभी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी, इनके विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, तो ये निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 11 है कि भारत के मुख्य चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 में लिखा गया, इसमें 5 सदस्य होते हैं।
एक तो मेन हो गया, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, सॉरी वित्त आयोग में, ठीक है। और जो 4 होते हैं वो अलग-अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, जैसे कि और इनका कार्यकाल कितना होता है, तो दो लोग होते हैं, इनका फुल टाइम मतलब कार्यकाल होता है, और जो 2 लोग होते हैं उनका शॉर्ट टर्म का कार्यकाल होता है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है, तो यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नर होते हैं उनके, सीएम की, चीफ मिनिस्टर ऑफ जितने भी राज्य के चीफ मिनिस्टर होते हैं उनके नियुक्ति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। और कैग की नियुक्ति, पीएम की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता की अध्यक्ष जो बनता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। देखिए, अभी वर्तमान में कैग जो है वो चेंज हुए हैं, तो अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपको शुरू-शुरू में मैंने बताया था कि आपको मैंने न्यू अपॉइंटमेंट की एक वीडियो बनाई है, 15 मिनट का वीडियो है, उसमें अभी तक जनवरी से लेकर और अभी तक जितने भी नए-नए अपॉइंटमेंट हुए हैं, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से बताया है। चाहे वो आपका एनटीपीसी एग्जाम हो अपकमिंग, चाहे आपका अपकमिंग एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उससे क्वेश्चन फँसेगा ही फँसेगा। तो उस 15 मिनट को वीडियो को देखकर आप लोग अपना 1 से 2 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो जाइए उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक उसका बायो में दिया गया है, मतलब ये नीचे इसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है? और एक बात और, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज करेंगे पीडीएफ लिख के, तो मैं आपको उसी टाइम सारे क्लासेस का पीडीएफ आपको उस टाइम भेज दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली राजनीतिक संस्था कौन बनी थी, तो ये बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी। स्थापना कब हुआ था, तो 1838 1839 में हुआ था। संस्थापक कौन है, तो द्वारिका नाथ टैगोर प्लस राधा कांत देव ने कौन किसकी स्थापना की थी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी को। लैंड होल्डर सोसाइटी सबसे पहली राजनीतिक संस्था बनी थी, ठीक है। अब बात है इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 1885 में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस 1885 में बना था, ठीक है। आईएनसी में विलय हो गया था। देखिए, जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस था वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था, ठीक है, सर ने ये बताया था, जो कि 1885 में बना था। लेकिन 1885 में भी कांग्रेस जब बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना, तो उसमें इसका विलय हो गया, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था ये। स्थापित किसने किया, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने स्थापित किया था। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी की एक बहुत ही फेमस बुक है अ बुक इन बुकिंग, ठीक है, अ बुक इन बुकिंग, अ नेशन इन बुकिंग, सॉरी, अ नेशन इन बुकिंग। सचिव कौन थे इसके इंडियन एसोसिएशन के, तो आनंद मोहन बोस जी थे। और इंडियन एसोसिएशन का पहला अधिवेशन कब हुआ था, तो 1883 कलकत्ता में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 1885 कलकत्ता में हुआ था। इसके बाद कांग्रेस बन चुका था, ठीक है। तो ये सारे जो इंडियन एसोसिएशन है या फिर आपका इंडियन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये सारे का सारा विलय हो गया किसमें, इंडियन आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में इसका विलय हो गया। देखिए, आईएनसी का गठन कब हुआ था, तो 1883 में आईएनसी का गठन हुआ था, लेकिन इसका जो कार्य करने का जो टाइम शुरू वो कब हुआ, तो 1885 में इसका कार्य करने का टाइम शुरू हो चुका था, ठीक है। आईएनसी के संस्थापक कौन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एओ ह्यूम जी थे, ठीक है। इंडियन नेशनल यूनियन भी इन्होंने बनाया था 1884 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 14 है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक सदस्य में से एक नहीं थे, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, ठीक है। तो वो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी जो थे, वो कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य में से एक नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम ये बनाया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था, तो जाहिर सी बात है कि ये उस संस्थापक में से नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि इनका जो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एक इनका ये था, सोसाइटी था, वो जाकर इंडियन नेशनल कांग्रेस में जाकर मिल चुका था। तो पहले से इन्होंने अपना एक बना रखा था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इसलिए ये कांग्रेस के संस्थापक और सदस्य में से एक नहीं थे। बाकी दादा भाई नौरोजी जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे और फिरोज शाह मेहता भी थे, ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस बना था, ठीक है। उस टाइम डफरिन वायसराय था। देखिए, पहला जब अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, तो उसमें 72 सदस्य थे। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहला अधिवेशन 72 सदस्य कब हुआ था, तो 1885 में। कहाँ हुआ, तो बंबई में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। दूसरा जब अधिवेशन हुआ तो उसमें 434 सदस्य थे। और कब हुआ था ये, तो 1886 में हुआ था। कहाँ हुआ, कलकत्ता में। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष थे, जो 3 बार रह चुके हैं दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष। और जो तीसरा अधिवेशन था तो वो हुआ था 1887 में, और उसमें कितने सदस्य थे, तो 407 सदस्य उसमें थे। 407 सदस्य कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। बदरुद्दीन तैयब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 1248 जो सदस्य थे वो चौथा अधिवेशन में थे। और कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था ये। जॉर्ज यूल उस टाइम के अध्यक्षता कर रहे थे।
तो जॉर्ज यूल से क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसे अध्यक्ष थे जो इंडियन नहीं थे। तो जॉर्ज यूल पहले अध्यक्ष थे जो इंडियन नॉन इंडियन थे, तो इसके कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन है कि पहले हिंदू इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। पहले पारसी कौन थे। तो दादा भाई नौरोजी थे। पहले मुस्लिम कौन थे। तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और पहले ब्रिटिश कौन थे। तो जॉर्ज यूल, मैंने अभी बताया जॉर्ज यूल पहले ब्रिटिश ऐसे थे जो आईएनसी का कमान संभाला, मतलब उन्होंने अध्यक्षता की। और दूसरा कौन बना था। तो दूसरा बना था वेडरन बर्न ने। ठीक है, टोटल 4 ब्रिटिश अध्यक्ष रह चुके हैं, पहला ये और दूसरा ये। ठीक है, टोटल 4 रह चुके हैं। क्वेश्चन संख्या 15 है कि आईएनसी में किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किस अधिवेशन में गंगाधर तिलक ने कहा था। तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1916 में। और एकीकरण हो गया था मुस्लिम लीग इसमें, जो 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग बना था, उसमें लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग का एकीकरण भी हो गया था, मतलब इसमें आईएनसी में वो भी आ गया था। ठीक है, और किसके प्रयासों से एकीकरण हुआ था। तो एनी बेसेंट और प्लस बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से ये एकीकरण हुआ था। इसमें अध्यक्ष कौन थे। तो एसी मजुमदार जी लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए एक सूरत सूरत अधिवेशन हुआ था, कितने में 1907 में हुआ, जिसमें आईएनसी 2 भागों में बट गई थी, एक था गरम दल और एक था नरम दल। गरम दल में कौन कौन थे। तो लाल बाल पाल, ऐसे याद रख सकते हो, लाल बाल पाल। ठीक है, लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्रपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि देखिए अब सूरत सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस जी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, 1907 में जो हुआ था। अब देखिए गोपाल कृष्ण गोखले किस आईएनसी की अध्यक्षता किए थे। तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कुछ नदियां हैं जो उसके किनारे बसे शहर है। ठीक है, पहली नदी है कोटा। कोटा चंबल नदी के किनारे बसी है, बसा है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी, संबलपुर महानदी, श्रीनगर झेलम नदी, कटक महानदी, मदुरई वैगई नदी, पटना जो है वो गंगा नदी, कानपुर भी गंगा नदी, इलाहाबाद भी गंगा नदी। ठीक है, दिल्ली यमुना नदी, नांदेड़ शहर गोदावरी नदी, संभाजी नगर कूवम नदी, गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे बसा है, कलकत्ता हुगली नदी, गंगटोक रानीपुल नदी, चेन्नई उड़ियार नदी, विजयवाड़ा कृष्णा नदी, मेरठ हिंदन नदी, लुधियाना सतलज नदी, हैदराबाद मूसी नदी और बेंगलोर वृषाभवती नदी के किनारे बसा है। ठीक है, याद रखिएगा। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो नेलांग घाटी है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में फ्लावर वैली भी है, धर्मा वैली भी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों उत्तराखंड में है। ठीक है, बड़ाक वैली असम में है और अरकू वैली आंध्र प्रदेश में है। दिवांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, कंबम वैली जो है तमिलनाडु में है, नुब्रा वैली लद्दाख में, स्पीति वैली जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, जुकू वैली जो है वो नागालैंड में है और नौड़ा वैली वेस्ट बंगाल में, साइलेंट वैली केरल में और पिन वैली हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, पिन वैली इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है इस चीज बारे में। केवटी जलप्रपात कहाँ है। तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले में केवटी जलप्रपात। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो कुंचिकल, कौन सा कुंचिकल जलप्रपात है, कहाँ है, कर्नाटक में। वराही नदी पर लगभग 455 मीटर का ये जलप्रपात है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। ठीक है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बरही पानी उड़ीसा में 399 मीटर। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात लेग सिहांग है, कहाँ है, मेघालय में 337 मीटर। और फोर्थ भी मेघालय में ही है, मेहक लिहाई 335 मीटर इसका जलप्रपात का ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, भारत का नियाग्रा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। तो यूएसए में। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात है कौन, चित्रकूट जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर बना है ये। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर बना है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश बीहड़ नदी पर बना है। दूध सागर जलप्रपात गोवा में है, मांडवी नदी पर बना है। अब देखिए कुछ झील है और जगह है, कहाँ कहाँ है वो स्थित है। चंदूबी झील असम में है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 19 है, याद रखिएगा। हमीरसर झील गुजरात में है। ब्लूबर्ड झील हरियाणा में। उपवन झील महाराष्ट्र में। लोकटक झील मणिपुर में है और इसको लाइफ लाइन ऑफ मणिपुर भी कहा जाता है। और केबुल लामजाओ नेशनल पार्क भी मणिपुर में ही है, ये तैरता हुआ नेशनल पार्क इसको बोलते हैं, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ठीक है, कहाँ है, मणिपुर में। सांभर झील राजस्थान में है। चिल्का झील उड़ीसा में है और ये अभी अभी रामसर साइट बना है चिल्का झील। ठीक है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। वेम्बनाथ झील केरल में, सबसे लंबी झील है, 97 किलोमीटर इसका, भारत की सबसे लंबी झील केरल में। इसी में नौका दौड़ जो प्रतियोगिता होता है वो वेम्बनाथ झील में ही होता है, केरल में ही है। ठीक है,
उमियम झील कहाँ है? तो मेघालय में है। खिचियो खिचियोपल्ली झील सिक्किम में, इसको भी अभी अभी 2024 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है। खिचियोपल्ली झील सिक्किम में। पुल्लिकट झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होता है इसरो का, वो ये यहीं पर है। कहाँ है? पुल्लिकट झील के पास। नक्की झील है राजस्थान में। अनसुपा झील उड़ीसा में। हैफलॉन्ग झील असम में। अंचार झील जम्मू कश्मीर में। और अष्टमुड़ी झील केरल में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 20 है कि प्राथमिक घाटा जो प्राइमरी डिफिसिट उसको कैसे निकाला जाता है। ठीक है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, मतलब प्राइमरी डिफिसिट को निकालने के लिए हम फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट को हम घटा देते हैं, तो हमारा प्राइमरी डिफिसिट निकल जाता है, प्राथमिक घाटा निकल जाता है। ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्शियरी और सेकेंडरी चीजों के बारे में सर ने बताया था। देखिए, वो किस में आता है? तो ये टर्शियरी सेक्टर में आता है। किसमें? टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक सेक्टर में आता है। ठीक है। तृतीयक सेक्टर में संचार आता है, परिवहन आता है, सेवा व्यापार आता है, बैंकिंग, आईटी जो भी होते हैं वो आते हैं। जीडीपी इसमें सबसे ज्यादा जीडीपी ये देता है। ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इसमें आता है। स्कूल्स, कॉलेजेस, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, अब सब चीज टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है। जो आप इसको अगर आप टाई वही लगा कर जा रहे हैं अपने ऑफिस में, तो टर्शियरी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं। ठीक है। अगला है प्राथमिक सेक्टर। तो ये कृषि, वन, पशुपालन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसमें है। ठीक है। प्राथमिक सेक्टर में आते हैं, जैसे कि कृषि में हो गया, वन जो भी वानिकी हो गया, गार्डनिंग हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्राथमिक में आते हैं। पशुपालन, दुधारू पशुओं का पालन होता है, चाहे वो मांस के लिए हो, चाहे वो दूध के लिए हो, पोल्ट्री फार्म हो, ये सब चीजें किस अंडे के लिए हो, इस प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। मतलब फर्स्ट सेक्टर में आ जाता है। और सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। ठीक है। मैन्युफैक्चर, चाहे वो हम देखिए, हम मान लीजिए कि हमें एक ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें खेतों से मैदा को लेना होगा, तो कृषि सेक्टर में आ गया पहले ये। उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ठीक है। तो ये सेकेंडरी सेक्टर से जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से जाने के बाद ये टर्शियरी सेक्टर में जाएगा। टर्शियरी सेक्टर में जाकर जाने के बाद इसमें कुछ इसको बनाया, जैसे कि इसको बना देगा कंपनी में। ठीक है। कंपनी बना देगा, इसके कुछ परिवहन पर खर्चा होगा पहुंचाने के लिए, फिर इसके जो बैंकिंग उसमें खर्चा होगा, फिर सरकार को हमें टैक्स देना पड़ेगा, उसमें खर्चा होगा। तो इस तरह से ये इसमें डिवाइडेड किया जाता है। ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन है कि बीपीएलआर का पुराना नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है। अब कुछ सर ने बताया था कि कुछ एनईएफटी का आपको नया नाम, पुराना नाम, सॉरी पूरा नाम, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एनपीसीआई का नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आरटीजीएस का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मिनिमम 2 लाख का इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मिनिमम 2 लाख, और मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं आप आरटीजीएस से। ठीक है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, और एनवीए नेट वैल्यू एडेड, इसका फुल फॉर्म होता है। ईडीडी का फुल फॉर्म इनहैंस ड्यू डिलीजेंस। ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा का पूरा नाम क्या है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये इसका पूरा नाम है मुद्रा। ठीक है। मुद्रा शुरू कब हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था। इसमें 3 प्रकार के लोन दिया जाता है। मुद्रा करती क्या है? तो ये लोन प्रोवाइड करती है लोगों को। इसमें 3 प्रकार का लोन दिया जाता है। एक होता है शिशु लोन, जिसमें 50,000 को लोन दिया जाता है। दूसरा होता है किशोर लोन, जिसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और तीसरा है तरुण लोन, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। और जो तरुण प्लस हैं, उनको लोन जब दिया जाता है तो मूलतः मूलतः उसमें 3 लाख थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 20 लाख तक का कर दिया गया है। ठीक है। याद रखिएगा। पीएम जनधन योजना कब शुरू हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 में शुरू हुआ था। घोषणा कब हुई थी इसकी? तो घोषणा हुई थी 15 अगस्त को। याद रखिएगा। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना है ये। वित्तीय समावेशन की सबसे बड़ी योजना, मतलब हर किसी को पीएम जनधन योजना के लिए शुरुआत करें, उनके लिए खाता खुलवाया गया था, उनको ये बोलकर कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे, तो सबने खाता खोला था अपना। ठीक है। और देखिए टैग क्या था इसका? मेरा खाता भाग्य विधाता, ये उसका टैग था। ठीक है। जैसे कि मेरा खाता है, उसमें भाग्य के भरोसे उसमें पैसा आएगा 15 लाख, जो अभी तक आया नहीं है, तो भाग्य के भरोसे बैठे हैं हम लोग, पैसा आएगा। ठीक है। तो इसलिए उसको टैगलाइन दिया गया था, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन इसका टैगलाइन यही है, मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है। दो पिंडों के बीच हमेशा क्या होता है? तो समान और विपरीत, दो पिंडों के बीच जब बल होगा तो समान और विपरीत दिशा में उसका बल लगेगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन में होता है। ठीक है। मात्रक, जैसे कितना न्यूटन का हम किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो न्यूटन में इसको मापा जाता है। और इसकी विमा क्या होती है? तो एमएलटी के पावर -2। ठीक है। उपधातु जो है वो गैलेनियम है। ठीक है। उपधातु हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने? तो 7 हैं। कौन कौन से हैं? जर्मेनियम, जीई, बोरोन, बी, सिलिकॉन, एसआई,
आर्सेनिक जो है वो AS, एंटीमनी SB, टेलोरियम TE, पोलोनियम PO। उपधातु बोलते किसको है? तो वह धातु जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण हो उसको हम उपधातु कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है जिसमें धातु और अधातु का गुण हो उसे उपधातु कहा जाता है। होमोसेपियंस का नाम किसने दिया? तो सी लियानस ने दिया था, स्वीडन का था ये। ठीक है, इसका अर्थ होता है वाइज होममेड, मतलब बुद्धिमान आदमी। ठीक है, अब कुछ सर ने बताया था कुछ जानवरों का वैज्ञानिक नाम, जैसे कि बिल्ली का फैलस कैटस, मेढक का हो गया रानी टिग्रीना, राणा टिग्रीना। ठीक है, कुत्ते का है कैनिस फेमिलियर्स, मतलब फेमिलियर मतलब ये इंसानों के साथ फेमिलियर बिहेवियर को शो करता है। ठीक है, गाय का है बॉस इंडिकास, और भेड़ का है ओविज अराइज। ठीक है, ओविज अराइज, और मक्खी का है मास्का डोमेस्टिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर की जीवधारियों ऑर्गेनिज्म के वर्गीकरण का मूल इकाई क्या है? तो स्पीसीज है। ठीक है, वर्गीकरण के जनक कौन है? तो कैडनस लियनास है। ठीक है, इनका एक बुक है सिस्टेमा न्यूट्री, सिस्टेमा न्यूट्री इनके बुक का नाम है। सर्वोच्च इकाई किंगडम ने दिया था इनको। ठीक है, कुल कुल कितने हैं? तो 7 श्रेणी इन्होंने बनाया था। कौन कौन श्रेणी है? तो देखिए, जाति पहला, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ और जगत। जो जगत है मतलब किंगडम जो है वो 7 में सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। 5 जगत का 5 वर्गीकरण किसने किया था? तो RH वेटकर ने किया था। ये इन्होंने 7 किया था। ठीक है, और RH वेटकर ने 5 किया था। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमिलिया। ठीक है, 5 तरह का इन्होंने जगत मतलब किंगडम जो है उसको वर्गीकरण किया था। किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? तो ये उत्तराखंड का मदरसा बोर्ड है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की देवी की प्रतिमा का अनावरण किया, इसमें क्या बदलाव किए हैं? तो देखिए, पहले आंखों में पट्टी बंदी थी उसको हटा दिया गया है, तलवार की जगह अब संविधान को स्थापित कर दिया गया है, और जो साड़ी पहनी थी जो जो अब उनको जो मूर्ति है उसको साड़ी पहनाकर दिखाया गया है। ठीक है, और किसने इसको आर्किटेक्ट किया था, मतलब इसके डिजाइनर कौन थे? तो विनोद गोस्वामी इसके डिजाइनर थे। और कब ये अध्यक्ष मतलब कब ये बदला गया? तो उसके सीजीआई कौन थे जब ये बदला गया था? तो उसके सीजीआई थे DY चंद्रचूड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बाला देवी है। कहाँ की है? तो मणिपुर की है। इन्हें गोल मशीन भी कहा जाता है। सुनील छेत्री के गोल 95 गोल है, और मैच कितने हैं? 153। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में जहां जहां आप जुड़े हैं वहां पे इसको शेयर जरूर करें। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा कि अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है, ये जो वीडियो है ये वीडियो नहीं देखा है, तो इसको जरूर देखें। इसमें आपका 2 मार्क्स आपका कंफर्म इसमें से बनेगा ही बनेगा। ठीक है, कौन कौन से अपॉइंटमेंट हुए हैं, कहाँ कहाँ क्या लगा है, ठीक है, ये सब चीजें। और SSC एग्जाम, NTPC एग्जाम, बाकी सारे जितने भी स्टेट हो गया या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, तो इसको जरूर देखें। इसका लिंक मैंने नीचे बायो में दे दिया है, और इसका PDF चाहिए आपको तो मुझे जो नीचे नंबर जाएगा उस नंबर पर मुझे मैसेज करें, आपको वहाँ पर PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए क्लास में कल। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।